हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जब हम किसी भी कर्व की इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो x और y के टर्म्स में इक्वेशन को लिखा जाता है, लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो r एंड थीटा, ये दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r एंड थीटा। मान लीजिए ये कर्व है कोई, ठीक है, ये कोई कर्व है और ये x एक्सिस है। अब यहां पर हम इसको x एक्सिस न कहकर इनिशियल लाइन कह देंगे। इनिशियल लाइन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम O की जगह ओरिजिन यूज करते हैं। यहां पर O पोल कहा जाएगा। O इज पोल। अब मान लीजिए कि इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट P है, पॉइंट P को O से ज्वाइन किया जाता है, तो ये जो लाइन है OP, इसे रेडियस वेक्टर या R कहा जा सकता है। O से लेकर P तक की जो लंबाई है उसे हमने R से डिनोट कर दिया, और ये जो लाइन OP इनिशियल लाइन के साथ एंगल बना रही है थीटा, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए R, थीटा। R और थीटा क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? O से लेकर P तक की लाइन की जो लेंथ है वो R से डिनोट की जाती है। PO ने इनिशियल लाइन यानी कि OX के साथ जो एंगल बनाया है, एंगल POX, ये एंगल थीटा है। तो इस तरीके से PR, थीटा से डिनोट किया जाता है। R और थीटा पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है ये हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये दो अलग अलग कर्व्स हैं। पहला कर्व आपका हो गया r इज इक्वल टू f1 थीटा। पहला कर्व r इज इक्वल टू f1 थीटा, मतलब ये भी थीटा का फंक्शन है। और जो दूसरा कर्व है वो है r इज इक्वल टू f2 थीटा, फिर से r थीटा का फंक्शन है। P1 और P2 नाम दे दिया मैंने इनको। ये जो एंगल है इसे हमने अल्फा से डिनोट कर दिया है, और इन पॉइंट्स को मैंने Q1 एंड Q2 नाम दे दिया। इस लाइन ने जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाया है उस एंगल को मैंने बीटा कह दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास चार चीजें हो गई, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, लाइन O P1 P2, लाइन O Q1 Q2। तो इन सभी से ये बाउंडेड रीजन है मेरे पास। ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है R। R मीन्स रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। इस रीजन के अंदर हमें f ऑफ r थीटा के लिए डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। तो जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर रहे थे, डिनोशन उसी तरह का होगा। देखिए, इंटीग्रल इज इक्वल टू f ऑफ r, थीटा। वहां पर आप लिखते थे dx dy, यहां आप लिखेंगे r d थीटा dr। लिमिट्स हमारे पास हो गई, r इज इक्वल टू f1 थीटा, r इज इक्वल टू f2 थीटा। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, ये f r थीटा है, ये मैंने f1 और f2 से डिनोट किया है, मींस ये अलग अलग फंक्शंस हैं। और थीटा की लिमिट्स मेरे पास हैं अल्फा से लेकर के और बीटा तक।
तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल हमें दिखाई देता है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है? तरीका बिल्कुल वही है जैसा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करते थे। देखिए यहां पर पहले इन्हें मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि जो अंदर वाली लिमिट्स हैं r इक्वल टू f1 थीटा और r इक्वल टू f2 थीटा, ये लिमिट्स क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं कि r फंक्शन है थीटा का, तो मतलब ये r की लिमिट्स हैं। तो मुझे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा? पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। एफ आर थीटा का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में, r dr, ये पूरा टर्म आ गया, ये फंक्शन हो गया। r का फंक्शन मानेंगे, थीटा को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, इसका इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। जब आप r की लिमिट्स रख लेंगे तो कंप्लीटली थीटा का फंक्शन नजर आने लगेगा। इस पूरे फंक्शन का फिर बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाइनली हमें डबल इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है 0 to π/2, 0 to a sin थीटा, r sin थीटा, d थीटा dr। 0 to π/2 बाहर रखा हमने, 0 to a sin थीटा, r sin थीटा dr, और फिर d थीटा को बाहर रख दिया। इसका इंटीग्रेशन हमें r के रिस्पेक्ट में करना है। r स्क्वायर अपॉन 2, साइन थीटा को कांस्टेंट रखा जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। r की जगह पर आप लिख देंगे a साइन थीटा, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम गामा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। a स्क्वायर अपॉन 2, 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। केवल साइन की पावर है आपके पास, कॉस का कोई टर्म नहीं है यहां पर, तो कॉस थीटा की पावर 0 मानकर चलेंगे। a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई गामा फंक्शन को मैं इस्तेमाल करता हूं यहां पर। गामा 3 + 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, यानी कि गामा 2। फिर कॉस थीटा की पावर कितनी है? 0, तो 0 + 1 अपॉन 2 मीन्स गामा हाफ, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा m + n + 2 अपॉन 2। m 3 है, n 0 है, 3 + 2 5 अपॉन 2, तो गामा 5 अपॉन 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। a स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई गामा 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई। गामा हाफ की वैल्यू होती है √π डिवाइडेड बाय 2 गामा 5/2। गामा 5/2 को आप लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। फिर गामा 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 को आप लिख सकते हैं √π से √π कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। फाइनली हमारे पास आ गया a स्क्वायर अपॉन, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3, a स्क्वायर अपॉन 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट टर्म पर हमने जो एग्जांपल किया था डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का, तो वहां पर हमें डबल इंटीग्रल की लिमिट्स गिवन थी। अब हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें डबल इंटीग्रल की लिमिट्स गिवन नहीं है, बल्कि हमें सर्कल
दिया गया है r इक्वल टू 2a cos थीटा। पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम उसकी लिमिट्स निकालेंगे। तो एग्जांपल क्या लिया है हमने, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल r स्क्वायर d थीटा dr ओवर द एरिया ऑफ अ सर्कल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो जैसा कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो इसके लिए हमें पहले r की और फिर थीटा की लिमिट्स निकालनी होंगी। उसके लिए पहले हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, कर्व ट्रेसिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको ये समझा देता हूं कि इस कर्व को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, मैंने दोनों साइड्स r से मल्टीप्लाई किया, r इंटू आर इज इक्वल टू 2a r cos थीटा, तो ये हो गया r स्क्वायर। अब जैसा कि लास्ट टर्न पर मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो हम ये रिलेशन जानते हैं कि r स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और r cos थीटा किसके इक्वल होता है, r cos थीटा इक्वल होता है x के। तो हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इसे सिंप्लीफाई करने से हमें यह मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और आप इसे लिख सकते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये एक सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर क्या है a,0 और उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस है a। क्यों, क्योंकि राइट साइड में a स्क्वायर दिया गया है हमें। सर्कल विद सेंटर a,0 एंड रेडियस इज a। तो मैंने यहां पर पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट किया ताकि मुझे इस कर्व को ड्रॉ करने में आसानी हो। कर्व को मैं ड्रॉ कर देता हूं, a,0 x एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस है, ये मान लिया डिस्टेंस a है, तो a,0 सेंटर हो गया और सर्कल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया, ये है पोल। अब क्योंकि हमें इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में करने के लिए पहले आपको r की लिमिट्स निकालनी होंगी। पोल से स्टार्ट करेंगे, पोल से स्टार्ट करते हुए एक रेडियस हमने ऐसी ड्रॉ की है जो सर्कल की बाउंड्री पर जाकर रुक जाती है। एक और रेडियस हमने बनाई, ये जो बीच का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच के रीजन से हम लिमिट्स पता करेंगे। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रही है ये लाइन स्टार्ट होती है r इक्वल टू 0 से, और कहां जाकर एंड हो रही है, सर्कल की बाउंड्री पर। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया गया है, r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो r की लिमिट्स हो गई 0 से लेकर 2a cos थीटा तक, ठीक है। r की लिमिट्स हो गई 0 से 2a cos थीटा। फिर ये जो रेडियस वेक्टर है, देखिए ये रेडियस वेक्टर आपका सर्कल कहां से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल आपका स्टार्ट हुआ है नेगेटिव y एक्सिस से। तो ये जो रेडियस है, मैं इस मार्कर को रेडियस की तरह मान लेता हूं, ये रेडियस यहां से रोटेट करना स्टार्ट करती है और इस तरीके से रोटेट करते करते जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये देखो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ चली जाएगी। एक बार फिर से हम करते हैं, सर्कल की जो रोटेशन है वो रोटेशन नेगेटिव y एक्सिस से स्टार्ट होकर के और पॉजिटिव y एक्सिस तक जाएगी। तो इसका मतलब थीटा की लिमिट -π/2 से +π/2 तक हो जाएगी, ठीक है। r और थीटा की लिमिट्स आ गई। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल r स्क्वायर d थीटा dr, लिमिट्स पहले r की लिमिट्स लिखी जाएंगी अंदर की तरफ, 0 टू 2a cos थीटा, और थीटा की लिमिट्स -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो जैसा कि हम लास्ट टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो r की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2a cos थीटा, r स्क्वायर dr, d थीटा को मैंने बाहर रख दिया,
माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स रख देंगे आर की जगह आप लिमिट पुट करेंगे 2a cos थीटा, तो आपको मिल जाएगा 8a क्यूब cos क्यूब थीटा अपॉन 3d थीटा। 8a क्यूब अपॉन थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास रह गया cos क्यूब थीटा d थीटा अब cos थीटा इवन फंक्शन होता है, हम जानते हैं क्यों, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा रख रहे हैं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए cos थीटा इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आप जानते हैं इसको। तो यहां पर cos थीटा भी इवन फंक्शन है, लिमिट्स इसकी माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक हैं। cos थीटा इवन फंक्शन है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां सॉल्व कर लेते हैं हम। मैं यहां लिख देता हूं 8a क्यूब अपॉन थीटा इंटू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 16a क्यूब अपॉन 3। और फिर आप दोबारा इस इंटीग्रल को cos क्यूब थीटा डी थीटा को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप गामा फंक्शन की हेल्प लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 3 + 1 4 अपॉन 2 यानी कि गामा 2। फिर साइन थीटा नहीं है यहां पर, तो साइन थीटा की पावर 0 मान ली, 0 + 1 बाय 2 यानी कि हाफ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स गामा 3 + 0 + 2 अपॉन 2, तो गामा 5 बाय 2। 2 से ये 16 हमने 8 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 8a क्यूब अपॉन 3 गामा 2 की वैल्यू, गामा 2 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो फैक्टोरियल 1 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय गामा हाफ, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। गामा 5 बाय 2 को मैंने लिख दिया 3 बाय 2 1 बाय 2 और गामा 1 बाय 2। ये सभी बेसिक प्रॉपर्टीज हम पहले से जानते हैं, तो गामा हाफ कैंसिल हो गया और अब हमारे पास आ जाएगा 4 × 8 दैट इज 32a क्यूब अपॉन 3 3 9। तो ये जो डबल इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमें मिल गई 32a क्यूब अपॉन 9। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इन डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में हमें जो फंक्शन दिया जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया जाएगा, लिमिट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दी जाएंगी, लेकिन उसे हमें चेंज करना होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में और उसकी लिमिट्स को भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। सपोज f(x,y) is a function in Cartesian coordinates dx dy, ये डबल इंटीग्रल हमें निकालना है ओवर द सरफेस A, ओवर द रीजन A। अब जो ये A है ये भी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये रीजन गिवन है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पोलर में। तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन x और y की जगह चेंज हो जाएगा r और थीटा के टर्म्स में। dx dy की जगह आपको यूज करना है r d थीटा dr। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, आपको x की जगह पर लिखना है r cos थीटा, y की जगह आप लिखेंगे r sin थीटा, और dx dy जो कि एक तरह से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, तो dx dy
की जगह हम लिखेंगे आर डी थीटा डी आर, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब आप दो कर्व्स बना करके और कर्व्स के बीच में छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर डी थीटा डी आर फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। तो इट मींस कि डी एक्स डी वाई की जगह हमें लेना है आर डी थीटा डी आर। ठीक है, एक्स की जगह आप लेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। ये चेंजेस आपको दिए गए फंक्शन में करने होंगे। लिमिट्स आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में गिवन होगी, जिसे आप पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ऑब्वियसली पहले आपको जो कर्व दिया गया है वो कर्व ड्रॉ करना होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक फंक्शन है e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फंक्शन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया गया है। ये लिमिट्स x और y दोनों की ही लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट हैं। तो हमें इस इंटीग्रल को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है पहले, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने समझाया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने x और y की जगह r cos थीटा और r sin थीटा रखा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर के। ये हो गया e रेज टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर। डी एक्स डी वाई की जगह आप लिख देंगे आर डी थीटा डी आर। फंक्शन में चेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी लिमिट्स को कन्वर्ट करने में। जो आपको कार्टेशियन लिमिट्स गिवन हैं उन्हें पोलर में कन्वर्ट करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो यहां हम ध्यान देते हैं, गिवन लिमिट्स क्या हैं। गिवन लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। मींस x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ऐसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, पहले चतुर्थांश में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ये मैंने दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लिए, कार्टेशियन एक्सिस x एंड y एक्सिस। तो ये जो लिमिट्स हैं x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट एरिया है। मैं इस x को राइट साइड में इनफाइनाइट तक आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं, y एक्सिस को ऊपर की तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो जो भी ये x और y के पॉजिटिव वैल्यूज होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उस पूरे एरिया को ये लिमिट्स रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसकी लिमिट्स निकालनी है। तो जैसा कि पहले ही समझाया था, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन से स्टार्ट करके मैंने एक रेडियस ड्रॉ की। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इनफाइनाइटली फैला हुआ है राइट साइड में और ऊपर की तरफ, तो ये जो लाइन है ये लाइन भी इनफाइनाइटली जाएगी, इसलिए r की लिमिट्स क्या हो जाएंगी? r की लिमिट्स 0 से लेकर इंफिनिटी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक जाता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो थीटा हो गया 0 टू पाई बाय 2। ओके, ये लिमिट्स हम यहां रख देते हैं। पहले आप अंदर r की लिमिट्स रखेंगे 0 टू इंफिनिटी, और फिर थीटा की लिमिट्स 0 टू पाई बाय 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेट आर स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2r dr इक्वल टू dt, या फिर आप कह सकते हैं r dr इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो आपको यहां मिल जाएगा
ई टू द पावर माइनस टी, क्योंकि आपने आर स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट किया है, तो ई पावर माइनस टी। आर डी आर की जगह आप लिखेंगे डी टी अपॉन 2। ये क्लोज हो गया। लिमिट्स जब आर जीरो है तो टी भी जीरो होगा, और जब आर इंफिनिटी है तो टी भी इंफिनिटी हो जाएगा। डी थीटा वापस यहां लिख देंगे। ई पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस टी 0 टू इंफिनिटी डी थीटा माइनस को भी मैं बाहर ले लेता हूं। ई पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, ई पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास रह गया 0 माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस हाफ 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। लिमिट्स आप रखेंगे 0 से पाई बाय 2, तो फाइनली आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 4। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके डबल इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सकता है। अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन में हमें एक 2 वेरिएबल फंक्शन दिया जाता है, जिसमें पहले एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, लिमिट्स रखनी होती हैं, और फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। मैंने यहां पर लिखा है dx dy, तो ये लिमिट्स y की हैं। y इज इक्वल टू phi 1x, y इज इक्वल टू phi 2x, ठीक है। और फिर बाहर वाली लिमिट्स जो हैं वो x की हैं, जो कि कांस्टेंट होंगी, x इक्वल टू a से लेकर b तक। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि पहले दिए गए फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x को कांस्टेंट मानते हुए, y की लिमिट्स रखेंगे जो कि x के पदों में होंगी। फिर उसके बाद बची हुई वैल्यू को या बचे हुए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें लिमिट्स इस तरीके से दी जाएं तो फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसे दिए हुए ऑर्डर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, डबल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y अपॉन y dx dy। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर हमें पहले अंदर y की लिमिट्स दी गई हैं, x यहां पर है, इसका मतलब ये लिमिट्स y की हैं, तो मींस हमें इसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैं इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए e टू द पावर माइनस वाई इंटू 1 अपॉन वाई। अगर यहां पर e टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई होता तो इसे आइलेट से इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसानी से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन y नहीं है, 1 अपॉन वाई है। अब आप काफी कोशिश करेंगे, आइलेट भी लगाएंगे, तो घूम फिर करके आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया। कहने का मतलब इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा टेढ़ा काम है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम चेंज ऑफ ऑर्डर की मदद ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम इस फंक्शन को पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर आने वाले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर हम इस तरीके से ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। लेकिन एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपको जो लिमिट्स दी गई हैं उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग पहले आप कर्व ड्रॉ करेंगे, फिर जिस ऑर्डर को आप बदलना चाहते हैं या जैसा ऑर्डर आप चाहते हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको फिर से नई लिमिट्स पता करनी होंगी, और आप ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इसमें प्रोसीड किया जाता है। सबसे पहले दी हुई लिमिट्स के अकॉर्डिंग मैं कर्व्स ड्रॉ करूंगा।
गिवन लिमिट्स y इक्वल टू x से लेकर y इक्वल टू इंफिनिटी एंड x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू इंफिनिटी। इन कर्व्स को हम ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन होती है ओरिजिन से जाने वाली, तो ये हमने लाइन बना दी y इक्वल टू x। y इक्वल टू इंफिनिटी, y इक्वल टू इंफिनिटी x एक्सिस के पैरेलल लाइन बोल सकता हूं मैं, जो कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को कहते हैं। x इक्वल टू इंफिनिटी ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये कहां है, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है, और क्योंकि पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना था, तो अगर मैं दी हुई लिमिट्स के मुताबिक इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे y के पैरेलल स्ट्रिप्स बनानी होंगी, मतलब इस तरह की स्ट्रिप्स बनानी होंगी। आप स्ट्रिप्स बना के भी बहुत इजीली इस चीज को चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रिप y इक्वल टू x से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ऊपर में कहां तक जा रही है, नो लिमिट, इनफाइनाइट तक जा रही है। इसका मतलब y जो है x से लेकर इनफाइनाइट तक है। कहां से स्टार्ट होंगी, यहां से स्टार्ट होंगी। इस तरह से पैरेलल लाइंस बनाई जा सकती हैं, और ये लाइन भी कहां एंड होगी, अब ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो x की लिमिट भी ये इनफाइनाइट तक चली गई। इसका मतलब ये जो कर्व हमें लिमिट्स दी गई हैं, उन लिमिट्स के मुताबिक ये कर्व बन जाएगा। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, ऑर्डर को उल्टा करना चाहते हैं। मींस रीजन यही रहेगा, इस रीजन से देखिए रीजन वही रहेगा, रीजन में कोई चेंज नहीं हो सकता। मैंने इस रीजन को शेड कर दिया है। अब इसी रीजन के अंदर हमें ऑर्डर को चेंज करना है, उल्टा करना है। मींस हमें पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमें x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स बनानी होंगी। ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली है x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप में एक छोटा सा हमने रेक्टेंगल ले लिया है, ठीक है। तो पहले आपको x की लिमिट चाहिए। ये देखो आप, ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। न्यू लिमिट्स, स्ट्रिप y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। y एक्सिस का मीनिंग होता है x इक्वल टू 0, और कहां जाके एंड हो रही है, लाइन पर। आप कितनी भी स्ट्रिप्स बनाएंगे, हमेशा ये स्ट्रिप्स इस तरीके से, ये स्ट्रिप्स y एक्सिस पे स्टार्ट होंगी और इस लाइन पे जाके एंड होंगी। तो y एक्सिस का मतलब है x इक्वल टू 0, और इस लाइन का मतलब है x इक्वल टू y। तो x की लिमिट्स क्या हो गई, 0 से लेकर y तक। फिर नीचे ये लिमिट्स, नीचे ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होके इस तरीके से चलती जाएंगी और ऊपर इनफाइनाइट तक बढ़ेंगी। मींस ये स्टार्ट हो रही हैं x एक्सिस से। x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 से लेकर के y इक्वल टू इंफिनिटी, ये नई लिमिट्स हो गई। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब आप दिए गए इंटीग्रल को लिमिट्स बदल के सॉल्व कर रहे हैं और ऑर्डर चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो अंदर आप लिख देंगे 0 टू y और बाहर आप लिख देंगे 0 टू इंफिनिटी। फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता, e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन y, ऑर्डर रिवर्स हो गया, dy dx, ठीक है। कुछ चीजों को ध्यान से देखेंगे, लिमिट्स बदल दी गई हैं, ऑर्डर dx dy की जगह dy dx हो चुका है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम पहले x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते समय y को एज अ कांस्टेंट लेना है। इट मींस ये पूरा फंक्शन हमारे लिए कांस्टेंट है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, y के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है।
तो जब आप इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे आपको मिल जाएगा x, ये जो लिमिट्स हैं x की लिमिट्स हैं, तो आपको x की जगह पर रखनी है, ये x की जगह आपने y रखा और फिर x की जगह 0 रखा, y से y कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास रह गया e टू द पावर माइनस y, जो बहुत इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। e पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस e पावर माइनस y, लिमिट्स रख देंगे 0 टू इंफिनिटी, तो हमें मिल जाएगा ये माइनस e पावर माइनस इंफिनिटी प्लस e पावर 0। e पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e पावर 0 1 होता है, तो फाइनली हमें मिलता है 1। तो आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर से एक डिफिकल्ट इंटीग्रल को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर दिए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इसको करते तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती और शायद आप इसको सॉल्व कर भी नहीं पाते। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था और अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा है x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दी गई लिमिट्स, अंदर पहले y की लिमिट्स हैं, गिवन लिमिट्स y इक्वल टू x टू y इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, y इक्वल टू एक्स टू, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। मीन्स ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस आप ऐसा लिख सकते हो रूट 2 स्क्वायर, तो इस सर्कल की रेडियस रूट 2 है। एंड x की लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो दिए हुए लिमिट्स के अकॉर्डिंग पहले हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। x की लिमिट्स 0 से 1 तक है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं सर्कल का जो पोर्शन है पूरा सर्कल ना बना के मैं इसे भी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर, ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितनी है रूट 2, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर और रूट 2 लगभग 1.4, तो ये हो गया आपका रूट 2। इस तरीके से आपने ये यहां तक रूट 2 ले लिया आपने, ये पॉइंट आपका हो गया A, रूट 2 0, ये पॉइंट हो गया आपका B, 0 रूट 2, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है, ये है y इक्वल टू x, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब दिए गए लिमिट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं पहले y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स बनाऊं, जैसा कि दिया गया ऑर्डर है, पहले y के लिमिट्स हैं तो y के पैरेलल स्ट्रिप बननी चाहिए। y के पैरेलल स्ट्रिप बनाता हूं तो मेरे सामने दो रीजन्स हैं, या तो ये वाला या फिर ये वाला। कौन से रीजन में स्ट्रिप बननी चाहिए, तो उसके लिए हम लिमिट को देखते हैं। y इक्वल टू एक्स मतलब लाइन से स्टार्ट होकर सर्कल पर एंड हो रही है, इसका मतलब ऊपर वाले पोर्शन में स्ट्रिप बनती जो कि लाइन से स्टार्ट हो रही है और सर्कल की बाउंड्री पे एंड हो रही है। अगर आपने नीचे स्ट्रिप बना दी होती तो नीचे वाली स्ट्रिप इस लाइन से स्टार्ट नहीं हो रही है बल्कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और इस लाइन पे या सर्कल की बाउंड्री पे एंड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये ऊपर वाला है, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मैंने बनाई है जो लाइन y इक्वल टू एक्स से स्टार्ट हुई है और सर्कल की बाउंड्री पे एंड हुई है। इट मींस ये नीचे वाला रीजन मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और हम अब केवल इस छोटे से एक टुकड़े पर अपना ध्यान रखेंगे और
इसी में हम ऑर्डर चेंज करके लिमिट्स को बदलेंगे। इस पॉइंट को मैंने C कह दिया, C और ये B। तो अब इसमें क्या खास बात है, इस एग्जाम्पल में पिछले एग्जाम्पल से क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि मुझे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो मैं x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स बनाऊंगा। ये मैंने एक स्ट्रिप बनाई। ये जो स्ट्रिप है स्टार्ट हो रही है y एक्सिस से, एंड हो रही है लाइन y इक्वल टू x पर। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रही है, y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है y इक्वल टू x लाइन पर। लेकिन क्या सभी स्ट्रिप्स ऐसी हैं? नहीं। ये स्ट्रिप देखते हैं कहां से स्टार्ट हो रही है, ये स्ट्रिप y एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और सर्कल की बाउंड्री पर एंड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसमें दो तरह की स्ट्रिप्स हैं। दो तरह की स्ट्रिप्स हैं। पहली स्ट्रिप्स y एक्सिस से शुरू हो रही हैं, लाइन y इक्वल टू x पर एंड हो रही हैं। दूसरी टाइप की स्ट्रिप्स हैं जो कि y एक्सिस से शुरू हो रही हैं और सर्कल की बाउंड्री पर एंड हो रही हैं। ये एक पॉइंट है C। मैंने क्या किया, C से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी x एक्सिस के पैरेलल। ये हो गई ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो गई, और इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने पड़ेंगे, तो वो मैं यहां निकाल लेता हूं। फॉर पॉइंट C, पॉइंट C कैसा पॉइंट है, पॉइंट C दी गई लाइन और दिए गए सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैंने यहां पर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 में x की जगह y पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। तो आप यहां रखेंगे y की जगह पर x, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, तो मतलब C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 1, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 1। इस लाइन के नीचे नीचे सभी लाइंस के लिए y की वैल्यू 1 से छोटी है, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इस पॉइंट B तक। पॉइंट B से जाते हुए हमने एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ की है y इक्वल टू √2। ठीक है, तो अब इन रीजन 1 मैंने इसको नंबर 1 कह दिया और ऊपर वाली रीजन को मैंने नंबर 2 दे दिया है। इन रीजन 1 फर्स्ट रीजन में पहले मुझे x की लिमिट्स चाहिए, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1। इन रीजन 2 में अब ये जो लाइन है, स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप स्टार्ट तो अभी भी y एक्सिस से ही हो रही है। तो y एक्सिस का मतलब है x इक्वल टू 0 से लेकर सर्कल की बाउंड्री पर एंड हो रही है। तो सर्कल की बाउंड्री के लिए हमारा x क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू रूट ऑफ y 2 माइनस वाई स्क्वायर। एंड अब आपका y कहां से स्टार्ट होगा, y स्टार्ट होगा 1 से, y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू √2 तक। देयरफॉर अब हमारे इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हम एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। देयरफॉर
गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में 0 to y एंड 0 to 1, फंक्शन नहीं बदल सकते आप, फंक्शन एज इट इज लिखना होगा। x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx प्लस डबल इंटीग्रल 0 to रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर 1 to रूट 2 x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। ठीक है, अब ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल दोनों सेम है, इंटीग्रल में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल लिमिट्स में थोड़ा फर्क है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर लिया, 2x dx इक्वल टू 2t dt, वाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू 2t dt, यानी कि x dx इक्वल टू t dt। तो ये जो x dx है ये आपका हो गया t dt, और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं t। अभी मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर, dy, और मैं पहले इसी को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। dt का समाकलन या dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और t की जगह वापस हम हमारा फंक्शन रखेंगे, वो हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन आपने निकाला t की जगह आपने वापस रखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की लिमिट्स क्या थी? x की लिमिट्स थी 0 से लेकर y तक, यहां पर आप x की जगह y लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा रूट 2y, माइनस x की जगह आप 0 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट वाई स्क्वायर यानी कि y। ठीक है, रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं हम इसे, y कॉमन dy 0 to 1, और लास्ट में रूट 2 माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर अपॉन 2 मैंने यहां लिख दिया, वाई स्क्वायर, वाई की जगह जब आप लिमिट रखेंगे 1 तो फाइनली 1 बचेगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकेंड इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे, 0 to रूट 2, यहां पर सेम वही तरीका लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर लिख दिया, 2x dx इक्वल टू 2t dt, x dx की जगह t dt अपॉन t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल t बचेगा, मींस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 to रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर dy। एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा पुट कर देंगे, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट 2 रह जाएगा, माइनस 0 तो रूट 2 माइनस वाई डी वाई, और अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, रूट 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 to
√2 और फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ y की जगह आपने रखा √2 तो आपको मिल गया 2 माइनस √2 स्क्वायर दैट इज 2 1। तो फाइनल आंसर आपका आ गया √2 माइनस 1/2 प्लस 1। और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा √2 प्लस 1/2। ये फाइनल इस इंटीग्रल की वैल्यू है। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। 0 to 1 0 to y x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो ये हमने इस तरीके से अलग कर लिया dy प्लस 1 to √2 0 to √2 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहां भी वही काम करेंगे x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। ये मैंने यहां लिख दिया पहले ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे कि 2x dx इक्वल टू 2t dt हमें मिल जाएगा। तो x dx इज इक्वल टू t dt मींस इस x dx की जगह आप लिख सकते हैं t dt अपॉन रूट t स्क्वायर। ये लिमिट्स इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिट्स बदल जाएंगी। फिलहाल मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूं, अगले स्टेप में हम t को वापस x में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली यहां पर भी लिमिट्स नहीं लिख रहा मैं, t dt अपॉन रूट t स्क्वायर dy। ठीक है, 0 to 1 ये आपके पास रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, t बचेगा, t अपॉन t कैंसिल मींस केवल dt बचेगा। और उस dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन t, यानी कि फिर से आप लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लिमिट्स आप रखेंगे x की, ये थी 0 to y dy प्लस 1 to √2। यहां भी सेम वही सिचुएशन, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिमिट्स 0 से लेकर √2 माइनस वाई स्क्वायर dy 0 to 1। x की जगह आपने y लिखा, रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √2y माइनस x की जगह आपने 0 रखा, रूट वाई स्क्वायर मीन्स y, √2y माइनस y, या फिर हमने y को कॉमन ले लिया तो हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1y dy। और इसी तरह से यहां पर x की जगह आप लिख देंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा यहां पर कंप्लीटली 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √2 बच गया, माइनस ये आपने यहां पर x की जगह लिखा 0 तो रूट वाई स्क्वायर मीन्स y dy। y का इंटीग्रेशन करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 √2 y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 1 to √2। फाइनल लिमिट्स यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, y की जगह आपने 1 रखा तो आपको मिला √2 माइनस 1 अपॉन 2, 0 पुट किया, कंप्लीट टर्म 0 हो गई, प्लस यहां y की जगह √2 लिखेंगे 2 हो जाएगा, माइनस यहां y की जगह √2 लिखेंगे √2 स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन 2 1, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे √2 एंड देन प्लस 1 अपॉन 2। तो आप फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड देन 1 प्लस 1/2
3/2 माइनस √2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट ये एलसीएम ले लेंगे इसका 2 √2 -1 + 3 -2 √2, that is 3 - 1 2 minus √2 अपॉन 2। ये आपके इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू आ जाएगी।